वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे फिनेरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रीडियम और मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, या फिर जो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं फिनेरिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एंथ्रीडियम और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। सबसे पहले अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिनेरिया की बात करें, फिनेरिया जो है एक मोनोसियस प्लांट होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? एक मोनोसियस प्लांट होता है, that is male and female reproductive structure develop on different branches of the same plant। एक ही प्लांट ये एक ही है, एक ही प्लांट के यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की जो ब्रांचेस है वो अलग होती है। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिवेलप ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस पे होते हैं एंड इसको ऑटोसियस भी बोला जाता है। The female branches usually grow more vigorously and become longer than the male branches। अब अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ये क्या है? ये मेल ब्रांच है, ये फीमेल ब्रांच है। फीमेल ब्रांच जो है इससे थोड़ी सी बड़ी होती है। मेल ब्रांच से फीमेल ब्रांच कैसी होती है? लोंगर होती है। इससे हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि जो ज्यादा बड़ी ब्रांच है वो क्या है, यहाँ पे फीमेल वाली ब्रांच होगी, एंड जो साइज के अंदर छोटी रह गई है वो कैसी है? वो मेल ब्रांच है। तो फिनेरिया मोनोसियस होता है, फीमेल ब्रांच इसके अंदर लोंगर होती है। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया होंगे। एंथ्रीडियम क्या होगा? मेल, एंड आर्किगोनिया क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इनकी डेवलपमेंट होती है। तो आज की वीडियो में हम एंथ्रीडियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंथ्रीडियल ब्रांच की अगर हम बात करें, ठीक है, एंथ्रीडियल ब्रांच यहाँ पे कैसी होगी? तो एंथ्रीडियल ब्रांच जो होती है, हमने देख लिया कि एंथ्रीडियल ब्रांच जो है या फिर मेल ब्रांच है वो फीमेल से छोटी होती है। Antheridia are born in the groups at the expanded convex apex of the main axis। main axis के एक expanded कन्वेक्स एपेक्स होता है। ठीक है, एक कन्वेक्स ऐसे एपेक्स होता है एंड उसके ऊपर एंथ्रीडिया जो है बोर्न होते हैं। ठीक है, लाइक इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर दिखाए हुए हैं। तो ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर ये क्या होते हैं? इसके ऊपर ये जो एंथ्रीडिया है या फिर एंथ्रीडियम है वो बोर्न होते हैं। They are surrounded by a rosette of spreading leaves called pericardium। अब ये क्या होते हैं? ये बीच में होते हैं और इनके बाहर ये ऐसे लीव्स की लेयर होती है। ठीक है, लेयर होती है लीव्स की, एक रोजेट, जैसे कि एक रोज होता है तो जैसे रोज के जो लीव्स होंगे या फिर पेटल्स होंगे वो बाहर की तरफ होते हैं इसके अंदर, और अंदर की तरफ इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंथ्रीडियम। तो ये सराउंड होता है रोजेट ऑफ सराउंडिंग लीव से, जिनको पेरिकैथियम बोला जाता है। ठीक है, ये लीव्स होंगे, इनको पेरिकैथियम यहाँ पे बोला जाता है। These leaves are longer and are arranged more compactly on the axis than the vegetative leaves। अब अगर हम बात करें, लीव्स तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर भी थे, उनसे ये अलग कैसे है? तो वो लीव जो है वो नॉर्मल लीव्स जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये लीव्स कैसे होते हैं? ये मोर कॉम्पैक्टली होते हैं, ज्यादा बिल्कुल एकदम जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली ये प्रेजेंट होते हैं। एंड ये कैसे होते हैं? लार्जर होते हैं वेजिटेटिव लीव्स से। अ लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग मल्टी सेलुलर कैपिटेट हेयर। इसके अलावा इसके अंदर लॉन्ग मल्टी सेलुलर कैपिटेट हेयर्स होते हैं, जिनको पैराफाइसिस बोला जाता है। यहाँ पे ये जो है ये वाला भी एंथ्रीडियम है, ये एंथ्रीडियम है, और ये अगर हम बात करें यहाँ पे ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये पैराफाइसिस है।
तो यहाँ पे ये पैराफाइसिस क्या होते हैं, लॉन्ग मल्टी सेलुलर कैपिटेट हेयर्स होते हैं, आर इंटरमिंगल्ड विद द एंथीडिया। अब ये एंथीडिया हो गया, फिर ये पैराफाइसिस हो गया, एंथीडिया हो गया, पैराफाइसिस हो गया, तो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पैराफाइसिस भी होते हैं, एंथ्रीडियम हो गया उसके साथ इंटरमिंगल्ड, यहाँ पे पैराफाइसिस होते हैं। एंड बाहर की तरफ यहाँ पे क्या होते हैं, बाहर की तरफ यहाँ पे लीव्स होते हैं जो कि रोजेट जैसे कि इसको सराउंड करके रखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एंथ्रीडियम जो है जो एक रोजेट ऑफ लीव्स है, वो लीव्स कैसे होते हैं, लॉन्गर होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। वो लीव्स इस एंथ्रीडियम को सराउंड करके रखते हैं। अब इन एंथ्रीडियम के साथ साथ में यहाँ पे कुछ और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको पैराफाइसिस बोला जाता है, वो पैराफाइसिस भी यहाँ पे मिक्स होते हैं। द पैराफाइसिस कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो पैराफाइसिस है इनके पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। And besides their photosynthetic activity, they protect the enthedial head against loss of water by transpiration. And ये ऐसा नहीं कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस ही करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस करने की बजाय ये क्या करते हैं, जो एंथीडियल हेड है, ठीक है, एंथीडियल हेड है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंथ्रीडियल हेड को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ताकि ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो ना हो, ज्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो और वाटर का लॉस ना हो, तो उसको उससे ये क्या करके रखते हैं, उससे ये इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये इन पैराफाइसिस का फंक्शन होता है। दे ऑल्सो होल्ड वाटर बिटवीन दैम बाय कैपिलरी एक्शन। एंड ये क्या करते हैं, ये अपने बीच में कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर को भी होल्ड करके रखते हैं। एंड सीक्रेट अ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस, एंड एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस को भी सीक्रेट करते हैं जो कि लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स में हेल्प करता है। जब एंथ्रोजोइड्स, ये एंथ्रीडियम मेच्योर हो जाएगा तो इसके अंदर जो एंथ्रोजोइड्स बनेंगे वो एंथ्रोजोइड्स फ्री होंगे, लिबरेट होंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो एक तो पैराफाइसिस क्या करता है, एक तो एंथ्रीडियल हेड को ट्रांसपिरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके रखता है कि वहां पे ज्यादा वाटर का लॉस ना हो। सेकंड, ये क्या करता है, वाटर को भी होल्ड करके रखता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। थर्ड, ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस को सीक्रेट करता है जो कि एंथ्रोजोइड्स के लिबरेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कैसे इस एंथ्रोजोइड की डेवलपमेंट होती है। एंथ्रीडियम डिवेल्प फ्रॉम अ सुपरफिशियल सेल, द एंथ्रीडियल इनिशियल। यहाँ पे एंथ्रीडियल इनिशियल या फिर एंथ्रीडियल या फिर हम बोल सकते हैं कि सुपरफिशियल सेल होती है, अपर लेयर होती है, ये एक्ट करती है एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह। एंड इसी एंथ्रीडियल इनिशियल से स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट होगी। इट इज लोकेटेड एट द एपिक्स ऑफ द मेल ब्रांच। मेल ब्रांच की एपिक्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है एंथ्रीडियल इनिशियल। एंथ्रीडियल इनिशियल बिकम्स पेपिलेट, ठीक है, थोड़ा सा ये एक प्रोटूबरेंस बन जाती है, थोड़ा सा ये एक बोल सकते हैं हम कि थोड़ा सा स्वेल हो जाता है ये पार्ट, एंड डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म एन आउटर सेल एंड बेसल सेल। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये सुपरफिशियल सेल का ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ये एंथ्रीडियल इनिशियल बनाता है और ये पेपिलेट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा सेल हो जाएगा। एंड फिर ये ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू डिवाइड होगा। डिवीजन के बाद, यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद एक आउटर सेल बन जाएगी और एक बेसल सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। द लेटर फॉर्म्स द एम्बेडेड पार्ट ऑफ द स्टोक ऑफ द एंथ्रीडियम। एंड इसके बाद यहाँ पे ये जो बेसल पार्ट है ये क्या करेगा, ये बना देगा एंथ्रीडियम की स्टोक, ठीक है, एंथ्रीडियम की स्टोक ये फॉर्म करेगा। एंड आउटर सेल अंडरगोज वन और मोर ट्रांसवर्स डिवीजन। और ये जो आउटर सेल है, ये आउटर सेल वन और मोर ट्रांसवर्स डिवीजन के अंडर जाएगी एंड ये फॉर्म कर देगी 2 to 4 सेल्ड फिलामेंट, ठीक है, यहाँ पे 2 to 4 सेल्ड फिलामेंट यहाँ पे ये फॉर्म हो जाता है। फर्स्टली एक एंथ्रीडियल इनिशियल होता है जो कि सुपरफिशियल सेल से बनता है और ये एंथ्रीडियल इनिशियल पेपिलेट हो जाता है। पेपिलेट होने के बाद इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन लगती है। ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से यहाँ पे एक आउटर सेल बन जाती है और एक बेसल सेल बन जाती है। अब ये जो बेसल सेल है ये मल्टीपल डिवीजन करके ये फॉर्म कर लेगी स्टोक ऑफ द एंथ्रीडियम।
एंड जो आउटर सेल है ये डिवाइड करेगी फिर से एंड वन और मोर डिवीजन करेगी एंड ये फॉर्म कर लेगी 2 to 4 सेल्ड एक फिलामेंट यहाँ पे फॉर्म कर लेगी एंड ये भी डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। The terminal cell of this filament divides by two vertical intersecting wall. Thus, an apical cell with two cutting faces is differentiated. एंड इसके बाद यहाँ पे जो टर्मिनल सेल थी फिलामेंट की, जो फिलामेंट बना था 2 to 4 सेल्ड फिलामेंट, इसकी जो टर्मिनल सेल होती है वो डिवाइड करते हैं वर्टिकल डिवीजन से। ठीक है, वो वर्टिकल डिवीजन से डिवाइड करेगी टू वर्टिकल इंटरसेक्टिंग वॉल से, तो यहाँ पे एक एपिकल सेल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर वाली क्या बन जाएगी, एपिकल सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी विद 2 कटिंग फेसेस डिफरेंशिएटेड एंड इसके पास 2 कटिंग फेसेस होंगे। द एपिकल सेल कट्स ऑफ सेगमेंट इन 2 रोज इन अ रेगुलर अल्टरनेट सीक्वेंस एंड इसके बाद यहाँ से ये कट होती होती ये दो लेयर्स के अंदर, यहाँ पे ये दो लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, एपिकल सेल कट्स ऑफ सेगमेंट इन 2 रोज, 2 रोज के अंदर ये क्या कर देगी, इस सेगमेंट को कट कर देगी इन अ रेगुलर अल्टरनेट सीक्वेंस। ठीक है, एक रेगुलर अल्टरनेट सीक्वेंस के अंदर ये क्या कर देगी, इसको ये डिवाइड कर देगी। नाउ अपर 3 to 4 सेल्स, अब जो अपर 3 to 4 सेल्स है इस फिलामेंट की डिवाइड बाय डायगोनल वर्टिकल वॉल, ये डायगोनल वर्टिकल वॉल के थ्रू डिवाइड करेगी ईच फॉर्मिंग 2 अनइक्वल सेल एंड जिसकी वजह से यहाँ पे 2 अनइक्वल सेल बन जाती है। अब ये 2 अनइक्वल सेल में से द स्मॉलर पेरिफेरल डॉटर सेल फंक्शन एज अ फर्स्ट जैकेट इनिशियल, जो यहाँ पे ये डॉटर सेल, ये वाली जो लेयर यहाँ पे ये बनी है, ये फर्स्ट जैकेट सेल यहाँ पे फॉर्म करेगी या फिर जैकेट इनिशियल फॉर्म करेगी, जिससे जैकेट लेयर यहाँ पे फॉर्म होगी। तो जो स्मॉलर यहाँ पे जो अनइक्वल डिवीजन हुई है, अनइक्वल डिवीजन में जो स्मॉलर वाली सेल है पेरिफेरल डॉटर सेल, वो फर्स्ट जैकेट इनिशियल की तरह एक्ट करती है एंड ये क्या फॉर्म कर लेगी, फिर बाद में जाके फर्स्ट जैकेट लेयर फॉर्म कर लेगी। द लार्जर डॉटर सेल, ठीक है, स्मॉलर वाली ने फर्स्ट फॉर्म जैकेट इनिशियल फॉर्म कर दिया एंड जो लार्जर डॉटर सेल थी अगेन अंडरगो सिमिलर डिवीजन, इसके अंदर से दोबारा से फिर डिवीजन होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सेकंड जैकेट इनिशियल ऑन आउटर साइड एंड प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल ऑन इनर साइड डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो बाहर की साइड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाहर की साइड यहाँ पे सेकेंड जैकेट इनिशियल बन जाएगी और अंदर की साइड यहाँ पे प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहली बार में जो यहाँ पे स्मॉलर सेल थी उन्होंने प्राइमरी डॉटर इनिशियल बना ली, इसके बाद जो यहाँ पे लार्जर डॉटर सेल्स थी वो डिवाइड करेंगी दोबारा से एंड वो सेकंड जैकेट इनिशियल गिव राइज कर देगी बाहर की साइड में और अंदर की साइड में प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स गिव राइज करेंगे। Thus, each cell of the filament give rise to the 2 jacket initial and 1 primary androgonial cell. तो हर एक सेल जो है इस फिलामेंट की हर एक सेल जो है वो क्या करेंगे, 2 जैकेट इनिशियल गिव राइज करेंगे, एक प्राइमरी जैकेट इनिशियल या और सेकेंडरी इनिशियल जैकेट इनिशियल एंड एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल यहाँ पे फॉर्म करती है। Jacket initial divide anticlinally and form a single layer of antheridial jacket and इसके बाद ये जो यहाँ पे jacket initial है ये anticlinally divide करके एक single layered antheridial jacket ये इसके बाहर form कर देती है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है ये बाहर की तरफ सिंगल लेयर्ड जैकेट फॉर्म हो गई है और अंदर की तरफ एंड्रोगोनियल सेल यहाँ पे होती है। The young jacket cell contain chloroplast. अब जो young cells होती है वो chloroplast contain करती है which turn into chromoplast as the cell mature. and जैसे जैसे cell mature होती है ये chromoplast के अंदर बदल जाते हैं या फिर chromoplast के अंदर turn हो जाते हैं। The apical cell of the filament form operculum and जो ये apical cell थी इस filament की वो क्या form कर देगी, वो एक operculum एक lead form कर देगी या फिर एक cap form कर देगी, cap region of the antheridial wall. antheridial wall का cap region जो ये apical cell ही form करती है। The primary androgonial cell divide repeatedly. अब ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स थी ये रिपीटेडली डिवाइड करेगी एंड द लास्ट जनरेशन ऑफ दीज सेल फॉर्म एंड्रोसाइट मदर सेल
एंड डिवाइड करते करते जो लास्ट वाली जो सेल यहाँ पे बचेगी वो क्या बन जाएगी, एंड्रोसाइट मदर सेल यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पे एंड प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स थी, वो डिवाइड करेंगे रिपीटेडली एंड वो एंड्रोसाइट मदर सेल के अंदर फॉर्म हो जाएंगे, या फिर वो जो है ये गिव राइज कर देंगे। एंड्रोसाइट मदर सेल डिवाइड फर्दर एंड ईच फॉर्म टू एंड्रोसाइट। हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल डिवाइड करेगी एंड दो एंड्रोसाइट यहाँ पे गिव राइज करेगी। ठीक है, एक से दो बन जाएंगे यहाँ पे। लेटर डिफरेंशिएट इनटू बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड, और ऐसे टाइप के बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड, ये दो फ्लैजेला इसके अंदर है, तो ये बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन हो जाती है। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल थी, फिर उनसे यहाँ पे एंड्रोसाइट मदर सेल बनी, और एंड्रोसाइट मदर सेल से बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स बने। All antheria in the antherial head do not initiate at the same time. Therefore, different developmental stages of the antheria can be seen a single head. अब एक ही हेड जो ऐसे था यहाँ पे, और इसके बाहर यहाँ पे जैकेट इनिशियल थे, तो इसके अंदर जो सेल्स हैं वो एक ही टाइम पे सारी सेल्स, ऐसा नहीं कि एंड्रोसाइट मदर सेल एक ही टाइम पे बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड फॉर्म कर देगी। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होता है, इस वजह से यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस देखी जाती है। एक ही हेड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोजोइड्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस यहाँ पे देखी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मेच्योर एंथ्रीडियम की, मेच्योर एंथ्रीडियम के अंदर ये ओपरकुलम होता है जो कि एपिकल सेल फॉर्म करती है, एंड्रोगोनियल सेल बीच में होती है और बाहर सिंगल लेयर्ड जैकेट होती है, एंड ये बेसल सेल स्टोक फॉर्म कर देती है। मेच्योर एंथ्रीडियम हैज अ लॉन्ग मल्टी सेलुलर स्टोक, इसके अंदर एक मल्टी सेलुलर स्टोक होती है एंड अ क्लब शेप बॉडी होती है ऑफ रेड और डार्क ऑरेंज कलर की होती है। The single-layered antheridial jacket encloses a large mass of androcyte एंड इनके अंदर जो सिंगल लेयर जैकेट है वो बहुत सारा अपने अंदर एक लार्ज मास ऑफ एंड्रोसाइट बंद करके रखती है, इनक्लोज करके रखती है। At the tip of the jacket layer there is one, rarely two भी हो सकता है, relatively large hyaline cell which forms operculum। ठीक है, यहाँ पे एक या फिर एक से ज्यादा सेल क्या फॉर्म करती है, ओपरकुलम या फिर लिड या फिर कैप फॉर्म कर लेती है। अब इसके बाद इसके अंदर ये जो यहाँ पे एंड्रोगोनियल सेल से जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल थी उससे मदर सेल बनी, मदर सेल से यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स बने, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स बने। अब वो एंथ्रोजोइड बन तो गए, अब उनको बाहर निकलना है तो उनकी डिहाइसेंस होगी, इस एंथ्रीडियम की डिहाइसेंस होगी, तो इसमें इस ओपरकुलम के थ्रू जो भी एंथ्रोजोइड है वो बाहर निकल जाएंगे, या फिर ये जो एंड्रोगोनियल मास है वो बाहर निकल जाएगा। डिहाइसेंस जो है इसकी होती है जब मेच्योर एंथ्रीडियम कम्स इन कांटेक्ट विद द वाटर, वाटर के कांटेक्ट में जब ये आएगा, ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये मेच्योर एंथ्रीडियम इसकी डिहाइसेंस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। The inner and outer wall of the operculum cell absorb rain or dew water। अब ये जो वाटर है वो रेन वाटर हो सकता है, ड्यू वाटर हो सकता है। ये जो रेन और ड्यू वाटर है ये ओपरकुलर सेल है, ये वाली सेल ओपरकुलर सेल ये एब्जॉर्ब करेगी। Usually collected in the entheridial head in between the perigonial leaves। एंड जो पेरिगोनियल लीव्स के यहाँ पे हमने बात की थी, पेरिगोनियल लीव्स जो क्या करते हैं, वाटर कैपिलरी एक्शन से वाटर को अपने बीच में वहां पे होल्ड करके रखते हैं, तो ये वाटर वहां से आता है। तो ये वाटर जो है जो भी ओपरकुलर सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगी। The opercular cell thus becomes mucilaginous and swell। ये म्यूसिलेजिनस हो जाती है, ये स्वेल अप हो जाती है। द प्रेशर विद इन द opercular cell burst it, consequently a pore is formed at the distal end of the antheridium। एंड ये स्वेल होने के बाद एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से ये जो opercular cell है वो ब्रस्ट हो जाएंगी, ठीक है, फट जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पोर फॉर्म हो जाएगा। इस डिस्टल एंड के ऊपर यहाँ पे एक पोर फॉर्म हो जाएगा एट द डिस्टल एंड ऑफ द एंथ्रीडियम के ऊपर। A viscous fluid containing androcytes ooze out through its pore। अब इस पोर के थ्रू जो यहाँ पे एंड्रोगोनियल मास था वो बाहर निकलेगा।
Release of androcytes from the antheridium is also facilitated by the contraction of the antheridial wall. इसके अलावा यहाँ पे antheridial wall की भी contraction होती है, जिसकी वजह से ये जो androcytes है वो बाहर निकल जाए. Contraction of the antheridial wall and by the hydrostatic pressure of the swollen content within the antheridium. पानी इसने absorb कर लिया है, तो यहाँ पे hydrostatic pressure की वजह से भी ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे. तो इन फोर्सेस की वजह से ये जो एंड्रोसाइट्स है या फिर एंड्रोगोनियल मास है वो बाहर निकल जाएगा. एंड्रोसाइट्स स्प्रेड आउट इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड डेलिकेट फिल्म. ठीक है, ये स्प्रेड हो जाएंगे एक डेलिकेट फिल्म की फॉर्म में. द मेम्ब्रेनस वॉल ऑफ द एंड्रोसाइट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. एंड ये जो मेम्ब्रेनस वॉल है एंड्रोसाइट्स की, ठीक है, लाइक इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे एक वॉल है. अब ये वॉल क्या हो जाएगी, ये वॉल जो है डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर एंड स्पाइरली कोल्ड बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड आर लिबरेटेड. एंड इस वे में इसके अंदर जो बाइफ्लैजिलेट, ये वाला बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड था वो लिबरेट हो जाएगा. तो इस वे में डिहाइसेंस होती है यहाँ पे एंथ्रीडियम की, जिसकी हेल्प से यहाँ पे एक जो एंड्रोसाइट्स हैं वो बाहर निकलते हैं और एंड्रोसाइट्स में से फिर जो वॉल है वो डिसॉल्व होके उसमें से बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स लिबरेट हो जाते हैं. अब एंथ्रोजॉइड यहाँ पे मेच्योर एंथ्रोजॉइड यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं. अब ये एंथ्रोजॉइड क्या करेंगे, ये एंथ्रोजॉइड पहुंचेंगे आर्किगोनियम और फीमेल पार्ट तक. वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है एंड देन फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.